नमस्ते प्यारे क्लास 10th के विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। तो आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद नाम है। चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए पहला है यूरोप। देखिए यूरोप एक क्या है? यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश। आप देखिए यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है? यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है? यूरोप के महादेश के अंतर्गत देखिए यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा क्या आता है? पर्सा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश आते। इतना देश आता है किसके अंतर्गत? यूरोप में। यूरोप जो एक महादेश है उसके अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश आते हैं। ठीक है, जिसको हम जैसे पढ़ा देंगे तब उसके बाद कॉपी में लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रवाद। देखिए देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए यहाँ लिख दिए राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहता है। देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता का वाहक बनाती है। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होगा? सबको एकता का वाहक बनाता है, एक साथ लड़ता है, उसे कहता है राष्ट्रवाद। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या क्या थे? तो पहला, ये समाज 3 वर्ग में विभाजित था। कितने वर्ग में विभाजित था? तो 3 वर्ग में विभाजित था। कितने में हो जाएगा? 3 वर्ग में विभाजित था। समझ गए? तो आप देखिए 3 वर्ग में विभाजित था। कौन कौन? पादरी हो गया, कुलीन हो गया और निम्न वर्ग, ये 3 वर्ग था। तीनों वर्ग के बीच काफी और असमानता क्या थी? काफी असमानता थी, यानी तीनों को तीनों तक नहीं देखना चाहता था एक दूसरे को। उसके बाद देखिए फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। निरंकुश यानी क्या? कोनो कार्य नहीं करता था जिससे उसमें विकास हो फ्रांस, वही बात हुआ। उसके बाद देखिए फ्रांस के लोग पर टैक्स का बोझ अधिक था। फ्रांस के लोग पर क्या था? फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ कितना था? बहुत अधिक टैक्स का बोझ था। समझ गए? तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति क्या परिणाम, अब उसका फल क्या निकला? अब देखिए लुई 16वां ने राजशाही का अंत क्या? लुई 16वां जो था वो क्या किया? वो राजशाही का अंत किया। उसके बाद देखिए जनतंत्र का स्थापना हुआ। उसके बाद देखिए जनतंत्र का स्थापना हुआ। यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का क्या हुआ? प्रसार हुआ। समझ गए? उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायता। देखिए यूरोप जो था, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक क्या क्या तत्व था वो आप देखना है। पहला देखिए पुरांतर जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति। उसके बाद देखिए उत्पन्न परिस्थिति हुआ। उसके बाद 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। उसके बाद देखिए नेपोलियन का सैन्य अभियान। उसके बाद मेटरनिक की प्रक्रियावादी नीति। क्या था? मेटरनिक की प्रक्रियावादी नीति, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन था? पहला तो पूर्ण जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति। उसके बाद 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। उसके बाद देखिए नेपोलियन का सैन्य अभियान था और मेटरनिक प्रक्रियावादी नीति। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेपोलियन युग कितना से कितना? देखिए 1804 से 1815 से समय को क्या कहा जाता है? नेपोलियन युग कहा जाता है। उसका देखिए 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। यह पूछा जाता है जो 1804 में कौन सम्राट बना था? नेपोलियन कहाँ सम्राट हुआ? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। उसके बाद 1804 में नेपोलियन साहित्य लागू किया। 1804 में शासक बना और तुरंत नेपोलियन साहित्य लागू कर दी। ये जो पिक्चर है यही नेपोलियन है। समझ गए? उसके बाद देखिए 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। नेपोलियन जो था ना वाटरलू के युद्ध में हार गया था। समझ गए?
उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रमित्र देखिए क्या है, मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलोना नामक टापू पर रख दिया, जहां 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ? 1821 ईस्वी में। उसके बाद देखिए मेटरनिक युग 1815 से 1847 तक के समय को कौन सा युग कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। उसके बाद देखिए मेटरनिक युग, ये नहीं मेटरनिक। उसके बाद देखिए यूरोप की विजय शक्ति नेपोलियन के पतन के बाद में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियतनाम में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें वियतनाम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद है वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक। पूछा जाएगा वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। कौन? ऑस्ट्रेलिया का कौन था? चांसलर। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटरनिक प्रक्रियावादी शासक था जिसका उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। यानी मेटरनिक प्रक्रियावादी राजा था जो क्या था फिर से चाहता था जो राजतंत्र का स्थापना हो, लोकतंत्र का नहीं। क्या हो? लोकतंत्र का नहीं स्थापना हो। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए लिखा है वियना कांग्रेस की उपलब्धियां। क्या वियना कांग्रेस की उपलब्धियां? उसके बाद देखिए इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। देखिए ये जो था इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक इटली को कई भागों में विभाजित कर दिया। विभाजित यानी बांट दिया। उसका देखिए कौन कौन भागों में बांटा, उस देश का नाम देखिए। सिसिली और नेपलस। देखिए सिसिली और नेपलस के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फ्रैंकली को दे दिया। किसे दे दिया? फ्रैंकली को। ये तो हो गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया। और देखिए रोम और उसके आसपास के राज्य किससे सौंप दिया? पोप को, जो किसका हिस्सा था? इटली का। उसके बाद देखिए लंबोडिया और ये देखिए यहाँ गलत चल गया। यहाँ देखिए यहाँ था लंबोडिया। क्या था? यहाँ है लंबोडिया और वेनेशिया पर ऑस्ट्रेलिया की प्रभुता कायम हुई। उसके बाद परमा, मोडना और टस्की के प्रांत हेसनबर्ग राजवंश को दे दिया। किसे दे दिया? हेसनबर्ग राज को दे दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए जनेवा और पिडमाउंट के राज्य में सम्मानित कर दिए गए। क्या कर दिया? सम्मानित कर दिया गया था। उसके बाद देखिए जर्मनी 1939 के रियासत का संघ कायम रहा जिस पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार हुआ। जिस पर किसका अधिकार हुआ था? ऑस्ट्रेलिया का अधिकार हुआ था। उसके बाद देखिए स्थापित किया गया हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। ये कारण था। देखिए जनेवा और पिडमाउंट के मतलब चाहता था तो इटली में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागा। राष्ट्रीयता की भावना जाग जाता तो सभी जनता जागरूक हो जाता और कब्जा कभी नहीं होने देता इटली यार पर। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। पहला कारण क्या था 1830 के फ्रांसीसी कारण? मेटरनिक की प्रक्रियावादी नीति। दूसरा चांसलर एक्स का निरंकुश शासन। उसके बाद देखिए चांसलर एक्स द्वारा जनतंत्रवादी का भावना। उसके बाद उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग का व्यवस्था का विरोध करना। समझ गए? अभिजात व्यवस्था का विरोध करना। तो देखिए अब उसके बाद 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलाए। चार्ल्स एक्स
फ्रांस की गद्दी को त्याग कर पलायन मतलब होता है पलायन, जो यहाँ लिखा है पलायन मतलब होता है भाग जाना, छोड़कर भाग गया। उसके बाद देखिए फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत अलेक्जेंस वंश के लुई फिलिप का शासन बना। अलेक्जेंस किसका? लुई फिलिप का शासन बना। कहाँ में? फ्रांस में। और देखिए उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। क्या स्थापना हुई? उसके बाद देखिए मेटरनिक व्यवस्था में चुनौती, मेटरनिक व्यवस्था में चुनौतियाँ। अब उसके बाद हो गया, इतने ही था। आप बताइएगा जो आपको ये कैसा लगा वीडियो, ये वीडियो कैसा लगा, समझ गए? तो फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। ये तो था पहला डे। आप बताइएगा जो आपको ये कैसा लगा, समझ गए? तो फिर इसके आगे टॉपिक आएगा। अभी जितना तक पढ़ाए हैं इससे आगे नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।